हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है जरा कमेंट करके बताएंगे। जो हम क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके कुछ काम की है भी या नहीं, ये बात भी थोड़ा लिख के भेजेंगे। और कितना आप लोगों को हेल्पफुल रहती है क्लासें, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है आज है साल का लास्ट दिन, 31 दिसंबर है आज। कल से नया साल शुरू हो रहा है 2026। 2026 की शुरुआत कल से हो रही है। तो जो बच्चे अभी जागरूक नहीं है इस चीज को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो थोड़ा सा वो जागरूक हो जाएं और अपना एक गोल डिसाइड करें कि हमें जब तक ये गोल नहीं मिलेगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, ठीक है। और पढ़ाई को लगातार करते रहें। और यही मैं दुआ करता हूं कि आने वाले साल आपकी जिंदगी में खुशियां भर दे, ठीक है। और आपका आने वाला साल आपका बहुत ही बेहतर हो। तो दोस्तों चलते हैं, आज थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, करीब 1-1.5 घंटे वीडियो जाएगा, पक्का जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना भी आपको कराया है कोशिश करूंगा कि सारा का सारा कवर हो जाए। अब तक जितना भी मैंने हिस्ट्री आपको अब से पहले कराया है, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और नहीं देखी होगी तो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, ठीक है। पहली वाली वीडियो देख लेना। पहली वाली वीडियो कोई नहीं देख पाया हो तो एक वीडियो में ही इस पूरी वीडियो को, सब वीडियो को वो देख सकता है आज की, ठीक है। तो देखो, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डियों से निर्मित आभूषण दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहदा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहां से? मेहदा। और मेहदा कहां पर दोस्तों? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है मेहदा। और डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा इसकी खोज करी गई थी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम था पुरातत्व विमर्श। तो पुरातत्व विमर्श किसने लिखी थी दोस्तों? डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखी थी। और ये कहां कहां पे मिले हैं दोस्तों? और भी 3 जगह से मिले हैं, मेहदा, सराय नाहर और दमदमा। मेहदा, सराय नाहर और दमदमा से दोस्तों हड्डियों के उपकरण मिले हैं और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध, आपको पता है। और भीमबेटका एमपी के रायसेन जिले में है। इसकी प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संदर्भित किया जाता है दोस्तों, यानी अजंता तथा बाघ की शैलाकृति गुफाओं की चित्रकलाएं ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो अजंता तथा बाघ की शैलाकृति गुफाएं जो है दोस्तों, वो चित्रकलाएं ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौतिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो जो मध्य पाषाण कालीन स्थल थे उनको भौगोलिक दृष्टि से, किसके दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व। पश्चिम में अगर बात करते तो पड़ता है मेहदा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। फिर पड़ता है लेखिया। मेहदा, लेखिया। लेखिया कहां पड़ता है दोस्तों? मिर्जापुर में पड़ता है, यूपी के मिर्जापुर में। तो मेहदा, लेखिया, पेसरा और वीरभानपुर। तो मेहदा, लेखिया, पेसरा, वीरभानपुर, ये बिहार में पड़ता है। पेसरा और वीरभानपुर पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल। तो मानव के साथ कुत्ते को कहां पे दफनाया गया है? कहां से साक्ष्य मिले दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर की एक जगह है बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नव पाषाण काल में हुआ था। तो सब प्रथम खादानों का उत्पादन कहां हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। अगर आगे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान, तो स्थान क्या है? लोहरादेव। तो लोहरादेव है। और एक दोस्तों मेहरगढ़। तो लोहरादेव से चावल के साक्ष्य मिले थे और मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे, ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक विभाग संस्कृति मंत्रालय। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कौन सा मंत्रालय दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय है। सैंधव सभ्यता या आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सैंधव सभ्यता कैसे दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, जब आर्य आए थे उनसे भी पहले की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा,
कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। अगर डीपली आप जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि किसकी जानकारी नहीं थी, तो आपको देगा लोहा, लोहा पक्का देगा। और जबकि लोहे की जानकारी दोस्तों हड़प्पा वासियों को नहीं थी, बल्कि हड़प्पा वासी किसको जानते थे? तांबे को जानते थे, कांसे को जानते थे, स्वर्ण को जानते थे, सोने को, और चांदी की जानकारी थी। और चांदी कहां से प्राप्त करते थे दोस्तों? तो चांदी जो थी वो राजस्थान के जावर की खान से प्राप्त होती थी चांदी। अन्य अफगानिस्तान, ईरान से प्राप्त करते थे। और कहां से प्राप्त करते थे दोस्तों? अफगानिस्तान और ईरान से भी ये चांदी प्राप्त दोस्तों करते थे। आगे देखते हैं, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, एक हल्का नमूना बना हुआ है दोस्तों, पकी हुई मिट्टी का है। तो वो कहां मिला है दोस्तों? बनावली। तो बनावली में मिला है दोस्तों क्या? पकी हुई मिट्टी का हल्का नमूना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बनावली। महान स्नानागार के साक्ष्य दोस्तों पता नहीं कितने एग्जाम पहले पूछा जाता था, अब पता नहीं पूछा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे महान स्नानागार के साक्ष्य कहां मिले हैं दोस्तों? मोहन जोदड़ो मिले हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? की नगर नियोजन सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन थे दोस्तों? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या मोहनजोदाड़ो सभ्यता कहते हैं। ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो शहर थे दोस्तों, दोनों ये प्रमुख शहर थे। लोथल कहां और किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? तो लोथल किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो ये भोगवा नदी के तट पर है दोस्तों। और कहां है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। तो गुजरात का अहमदाबाद जिला जो है दोस्तों, वहां पे है क्या? लोथल। और बंदरगाह पत्तन के साक्ष्य मिले हैं। पत्तन कहते थे किसको दोस्तों? बंदरगाह को। तो पूछ लेगा पत्तन के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो भैया मिले हैं लोथल में। तो लोथल एक बंदरगाह वाला शहर था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सरंगी पशु। तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे ज्यादा क्या? एक सरंगी पशु मिला है। उसके बाद एक कुबड़ वाला दोस्तों बैल मिला है। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों, तो किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है नील नदी का उपहार? मिस्र को कहा जाता है दोस्तों नील नदी का उपहार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो पूछ लेगा आपसे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगर दोस्तों देखा जाए, जो सीसा प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। सीसा कहां से मिलता है दोस्तों? अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान या बलूचिस्तान से। शिलाजीत हिमालय पर्वत से। गोमेद गुजरात। चांदी कहां से मिलते थे? राजस्थान की जावर अजमेर खान है और अफगानिस्तान है ईरान से। ठीक है। और फिरोजा जो टिन, तो टिन कहां से मिलती है दोस्तों? ईरान से मिलती थी। हड़प्पा संस्कृति की कुछ बस्तियां हैं दोस्तों, और जिस नदी पर अवस्थित है वो है, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ध्यान रख लेना दोस्तों। रोपड़, रोपड़, तो रोपड़ से कहां पर? सतलज नदी के तट पर है रोपड़। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी के तट पर है रोपड़। लोथल भोगवा नदी के तट पर है लोथल। भोगवा नदी तट पर कौन है? लोथल। और कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा ये नगर 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में विभक्त था। कौन सा नगर था? धोलावीरा। आप ध्यान रखेंगे, जो धोलावीरा नगर था दोस्तों वो 3 भागों में विभक्त था। तो किस किस में? किला, मध्य नगर और निचला नगर। तो किला, मध्य नगर और निचला नगर। समझ में आया नहीं आया? गुजरात के कच्छ जिले आयताकार बना है। तो गुजरात के कच्छ जिले में ये आयताकार के रूप में बना है। हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है दोस्तों? तो हाथी दांत का पैमाना जहां से बंदरगाह का मिला है, जहां पे ज्यादा बिजनेस व्यापार होता होगा वहां से। तो ठीक है, कहां से मिला है दोस्तों? लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। अगर दोस्तों आगे बात करता हूं, ये नगर है खोज करता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करी दोस्तों दयाराम साहनी ने। तक्षशिला की खोज किसने करी थी? तो तक्षशिला की खोज करी थी जॉन मार्शल ने। किसने की दोस्तों? जॉन मार्शल ने। हस्तिनापुर की खोज की थी वीवी लाल, मेरे लाल वीवी लाल ऐसे आ सकते हैं, हस्तिनापुर की। और कौसाम्बी की खोज की थी एनजी मजूमदार। कौसाम्बी की खोज की थी एनजी मजूमदार, ये ध्यान रखेंगे। अब आते दोस्तों वैदिक काल। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, आप लोगों को पता है।
वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय या वेद त्रय कहा जाता है दोस्तों, जबकि अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, प्रारंभ की बात करते हैं, तो प्रारंभ में सिर्फ 3 वर्णों का उल्लेख था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शूद्र शब्द सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों सर्वप्रथम शूद्र शब्द का मतलब शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं है दोस्तों ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं है। यजुर्वेद की बात करते हैं, स्रोत एवं कर्मकांड, जितने भी युद्ध वगैरह हैं यजुर्वेद में है दोस्तों। सामवेद में संगीत में जितने भी गाना, वाद्य यंत्र, बजाने वाले तबले, ताशे, जितनी भी मतलब बजाने वाली चीजें आएंगी, संगीत का मामला आएगा तो किसमें आएगा दोस्तों? सामवेद में। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना, ठीक है, काला बाबा हकीम दास, ठीक है। तो किसे मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में, ठीक है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद की कुल कितने सूक्त है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त, आप लोग पता होगा। मंडल कितने दोस्तों? 10 मंडल हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद किस पर आधारित रचनाएं हैं दोस्तों? दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं उपनिषद। अर्थ क्या? उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षक शिष्य द्वारा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं उपनिषद। और अरण्यक कैसे कहते हैं? अरण्यक कहते हैं जंगल में रहकर ज्ञान प्राप्त को कहते हैं अरण्यक। ठीक है दोस्तों, अभी आगे आएगा अरण्यक भी। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है दोस्तों? तो सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। तो वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना गया है दोस्तों? वरुण देवता को। वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति देवता को। तो किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है दोस्तों किसको? बृहस्पति देवता को। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, बिल्कुल थी भाई साहब, वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराग्य युद्ध डैश के तट पर लड़ा गया था? कौन सी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? तो परूशनी नदी, जो आधुनिक रावी नदी है, रावी नदी का ही नाम था परूशनी नदी। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का तादात्म्य में स्थापित किया गया है। तो जोम, तादात्म्य, यव किसे कहा गया दोस्तों? यव जो कहते हैं जौ को। यव का संबंध किससे? जौ से। वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो वैदिक काल में राजा की निरंकुश, राजा अपनी मनमानी ना करे, उसको उस पर निरंकुश ना हो, ठीक है, उस पर कोई अंकुश होना चाहिए। तो कौन रखती थी दोस्तों? तो निरंकुश कौन रखती थी? निरंकुशता सभा एवं समिति। और कौन होते थे दोस्तों? कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, सर्वसाधारण की संस्था थी कहते हैं कुछ लोग। सभा थी कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था, सभा कुलीन और वृद्ध की, और सामान्य की थी समिति। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो पूछ लेता है दोस्तों, पहले कितनी बार क्वेश्चन बनता था कि किसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में? तो किसको कहा गया? सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन था दोस्तों? इंद्र। तो ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र। और इंद्र के बारे में 200 सूक्त समर्पित हैं इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है। वेद वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। तो उपाध्याय जी क्या कहते थे? जो वेद वेदांत को पढ़ते थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? पशुपालन, बाद में कृषि। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? पशुपालन एवं कृषि। आगे बात करते हैं दोस्तों, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। किसका? यम और नचिकेता का संवाद। आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था दोस्तों, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है।
किसने कहा था? यम और नचिकेता ने कहा था। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कठोपनिषद ये पूछ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्राचीन ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? दोस्तों तो वासुकी नाम था उस सर्प का। क्या नाम था दोस्तों? वासुकी। मंदरांचल पर्वत वासुकी सर्प विष्णु ने और कुम्रावतार धारण किया था। कुर्मावतार तो विष्णु ने किया था कुर्मा अवतार धारण। ठीक है, ऐसी कहानियां हैं, कथाएं हैं। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है। तो होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से। होत्रा भी कहते हैं, होता भी कहते हैं, मतलब ऋग्वेद के पाठन करने वाले को, पंडित को क्या कहते हैं? होत्रा या होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। तो अगर आपसे पूछे 10,552 ऋचाएं किसमें है दोस्तों? तो ऋग्वेद में है। ऐत्रेय और कोशित की इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐत्रेय और कोशित की किसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग क्या हुआ है? गाय के लिए। तो गाय को दोस्तों ऋग्वेद में अधन्या कहा गया है। यजुर्वेद के कर्मकांडों का समापन करने वाले पुरोहित को कहते हैं। तो यजुर्वेद को क्यों, जो यजुर्वेद का जो पंडित होता था, या ऐसा कह सकते हैं कि जो यजुर्वेद का गान करते थे या पाठन करते थे, तो उन्हें क्या कहते थे दोस्तों? अधर्व्यू। क्या कहते थे? अधर्व्यू। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो अथर्ववेद से है गोपथ ब्राह्मण। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तांडेय ब्राह्मण, षणविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ये ध्यान रखेंगे। तो सामवेद से कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तांडेय ब्राह्मण, षणविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण किससे है दोस्तों? ये है सामवेद से संबंधित। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन से दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है दोस्तों? जय संहिता। महाभारत का मूल रूप क्या है दोस्तों? जय संहिता। पहले श्लोक कितने थे महाभारत में? तो 8,800 श्लोक थे दोस्तों महाभारत में। दूसरा संस्करण आया तो उसमें 24,000 श्लोक हो गए। अब जो वर्तमान में या अंतिम संस्करण जो है उसमें है श्लोक 1,00,000 श्लोक है दोस्तों। और इसको कहा गया है अंतिम संस्करण को शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शतसहस्त्री संहिता या महाभारत इसको कहते हैं। बौद्ध धर्म, देखो दोस्तों बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है हर एग्जाम में। किसी ने मतलब कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, अगर हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप भाई साहब बौद्ध धर्म से 110% क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास में इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो गौतम बुद्ध जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। कहां हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी जिले में। ठीक है, लुम्बिनी गांव में हुआ था या जिला कह सकते हैं। पिता कौन थे? शुद्धोधन, शाक्य गण के प्रधान थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माता थी महामाया और कोल्य वंश की कन्या थी कौन? महामाया। इन्होंने गृह त्याग जो किया था उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में। कहां हुई थी दोस्तों? 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण दिवस बुद्ध की मृत्यु के दिन को कहा जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था दोस्तों? 6 वर्ष की कठिन साधना करी थी इन्होंने। 35 वर्ष की आयु में इनको बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर किया हुआ था दोस्तों। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने प्रथम उपदेश कब दिया था? मतलब जो इनका प्रथम उपदेश था वो क्या कहलाया? उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। किसका? इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दोस्तों दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। ये कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे दोस्तों। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कितने एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, बुद्ध के मरणोपरांत है नहीं।
तो 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। और शासक कौन था उस टाइम पे दोस्तों? अजात शत्रु। और पाठन को इसने किया था महाकश्यप ने किया था पाठन। इन चारों को मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। 4 संगतियां हुई थी, चारों को मैं एक साथ दिखाऊंगा, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आप समझ जाएंगे, है नहीं बेटे? देखिए जरा, देखिए प्रथम बौद्ध संगति 483, फिर 100 साल बाद हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति 383, फिर दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी कब हुई थी? वो प्रथम शताब्दी, प्रथम या दूसरी शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, फिर उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो ये सन की तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति कब कहां हुई थी? तो राजगृह में हुई थी दोस्तों, सप्तकर्णी गुफाओं में। शासक था अजात शत्रु और कराई किसने थी? महाकश्यप था। कौन? महाकश्यप थे इसको करने वाले, है नी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी दोस्तों। किसने कराई थी द्वितीय बौद्ध संगति? काला अशोक ने। और किसने करी थी? सबकामी। किसने करी थी? सबकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलावन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलावन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलावन। ध्यान रखेंगे, है नी। पहले अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और फिर कौन था? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति का जो संरक्षक था कौन था दोस्तों? कनिष्क। और किसने की थी? वासुमित्र ने। तो इनको यह भी ध्यान रखेंगे, सावकमीर नहीं, महाकश्यप, सबकामी, महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, ठीक है। तो कौन कौन थे? महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी तो महाप्रजापति गौतमी, इन्हीं की मौसी थी जिन्होंने इनको पाला था, है नी। ये थी गौतमी, है नी। भरहूत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः किसके शासनकाल में हुई थी? तो भरहूत और सांची के स्तूप की स्थापना दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुई थी। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, तो हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है, देवता माना गया है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी पाल नरेश धर्मपाल ने। नालंदा महाविहार विद्यालय की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करी थी। किस राजवंश के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था? तो मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के शासक अशोक के अभिलेखों से रुम्मनदेही, जो अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है उससे साक्ष्य मिलता है दोस्तों कि क्या कि जो बौद्ध थे वो लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान है नी। लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, कि इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम धम्मम संगम, है नी। बुद्धम धम्मम और संगम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। आप लोगों ने सुना होगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे दोस्तों? बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के समय में आए थे। कौन दोस्तों? बुद्ध कौशाम्बी आए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, मैंने बता दिया आपको। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित किससे दोस्तों? गुप्त काल से है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र। बुद्ध द्वारा जो रूपांतरित किया था लास्ट व्यक्ति कौन था जिसका रूपांतरण किया था बौद्ध धर्म में, इसको मतलब शामिल किया था? तो सुभद्र थे, यानी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे दोस्तों? तो नागार्जुन थे शून्यवाद। नागार्जुन कहां के थे? शून्यवाद या माध्यमिक थे या शून्यवाद थे, ठीक है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। अगर हम बौद्ध धर्म में बात करते हैं, चैत्य का मतलब क्या है? पूजा स्थल है दोस्तों, और बिहार क्या है दोस्तों? निवास स्थान है। अगर दोस्तों हम आगे बात करते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहां पर है? गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है, काठियावाड़ जिले में, आधुनिक बल नामक स्थान पर है। आगे देखते हैं, लकुलिस तो पाशुपत, नागार्जुन शून्यवादी जनक, भद्रबाहु जैन, गोसाल आजीवक संप्रदाय के, ठीक है। लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के, नागार्जुन शून्यवाद के,
भद्रबाहु जैन के और गोसाल आजीवक संप्रदाय संबंधित हैं। जैन धर्म की अगर दोस्तों बात करते हैं, संस्थापक कौन थे? ऋषिदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऋषिदेव या आदिनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आप लोगों को पता होगा पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का अगर जन्म की बात मैं करता हूं तो उनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, कुंडलपुर में, वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये माता है त्रिशला इनकी माता का नाम था। क्या नाम था इनकी माता का नाम? त्रिशला। लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी इनकी माता। और पिता कौन थे? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ वहां बुद्ध के पिता का नाम है, और यहाँ पे सिद्धार्थ वहां बुद्ध का नाम है, और यहाँ पे सिद्धार्थ जो नाम है वो महावीर स्वामी के पिता का नाम है। मृत्यु 72 वर्ष की आयु पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। तो पूछ लेता है कि बताइए दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। पूर्ण ज्ञान को केवल्य कहा गया है। यहाँ पे केवल्य शब्द प्रयोग हुआ है। 12 वर्ष का इन्होंने कठोर तपस्या करी थी। जराम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको केवलीन मतलब केवल्य की प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों ये केवलीन कहलाए थे। क्या कहलाए थे दोस्तों? केवलीन। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन त्रिरत्न दिए गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। तो अगर आपको जैन धर्म में मोक्ष लेना है जैन धर्म के अनुसार तो 3 आपको साधना करनी पड़ेंगी, या त्रिरत्न है जैन धर्म के, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र होने चाहिए। और आपके पास में 5 पंच महाव्रत होने चाहिए दोस्तों। तो पंच महाव्रत किसने दिए थे? जैन धर्म के हैं पंच महाव्रत: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह। तो ये दोस्तों अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह, ये पंच महाव्रत हैं दोस्तों जैन धर्म के। किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। तो ध्यान रखेंगे किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे? तो अशोक तथा दशरथ के समय। अशोक तथा दशरथ के समय जो बराबर की पहाड़ियां थी उनको काटकर क्या बनाया गया था? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निवास स्थान बनाए गए थे, यानी आवास बनाए गए थे। अशोक तथा दशरथ के समय स्थल कुछ है, कुछ संबंधित तीर्थंकर, जैसे कि श्रावस्ती से कौन संबंधित तीर्थंकर? तो श्रावस्ती से है संभवनाथ दोस्तों। और अयोध्या से कौन है? ऋषिदेव। अयोध्या के थे ऋषिदेव और श्रावस्ती से संभवनाथ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। और ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं केवल्य, ज्ञान कहते हैं केवल्य, और ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए केवलीन कहलाए। ये बात ध्यान रखेंगे। शैव भागवत धर्म प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर शिव की कल्पना। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर किससे कल्पना की गई है? शिव की कल्पना की गई है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां कहां किससे मिली हैं? गुप्त युग से मिली हैं दोस्तों, या परावर्ती युग से मिली हैं। विशेष रूप से बनाई गई थी दोस्तों गुप्त और परावर्ती युग में। ठीक है। कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय। तो कापालिक जो कपाल में खाते हैं, कपाल में रहते हैं, जो भस्म वस्म लगाते हैं, नागा कहते हैं शायद उनको, नागा साधु है नहीं। तो कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को आलावार कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत में जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? आलावार कहलाते हैं। वो दक्षिण भारत में भगवान शिव की उपासना करने वाले क्या? नया नार। तो आलावार या आलावार विष्णु भगवान की, और नया नार दोस्तों शिव की पूजा। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है। तो भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। तो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है? आपसे पूछेगा कि वेशनगर का गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो है भागवत धर्म से संबंधित। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगर आपसे पूछे कि 16 महाजनपदों की सूची दोस्तों कहां से मिलती है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो जैन ग्रंथ है कौन सा?
भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की दोस्तों चर्चा मिलती है। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के। तो आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के चांदी के सिक्के होते थे। किसके होते थे दोस्तों? चांदी के सिक्के होते थे। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। तो मत्स्य महाजनपद कहां बसा था दोस्तों? राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। राजधानी भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटीग्राम में अजात शत्रु एवं दुर्ग द्वारा दुर्ग का निर्माण किया कराया गया। तो गंगा एवं सोन नदी के संगम, जहां पे गंगा और सोन नदी का संगम है, उस पर स्थित पाटीग्राम में एक जगह है पाटीग्राम, वहां पर अजात शत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया था। बाद में उसे के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और बाद में अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने उसको अपनी राजधानी बनाया। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्ध का एक बड़ा केंद्र बन गया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, है नी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार में सम्मिलित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक, तो आपसे पूछेगा कि जीवक जो वेद थे वो किससे संबंधित थे? तो दोस्तों बिंबिसार से संबंधित थे और गौतम बुद्ध के समय के थे। ठीक है। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। तो बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किसके यहां पर भेजा था चिकित्सा के लिए? दोस्तों चंड प्रदोत, क्योंकि इसको ना पीलिया हो गया था, है नी, जॉइंडिस कहते हैं जिसको, जॉइंडिस दोस्तों इसको हो गया था। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? अहिछत्र। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। उत्तरी की अहिछत्र और दक्षिणी की कांपिल्य, ध्यान रखेंगे। जब पांचाल दो पार्टों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेंदी महाजनपद स्थित था। तो जो आज बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा है, उसका सीमावर्ती भाग है, वहां पर चेंदी महाजनपद स्थित था। राजधानी क्या थी? सोत्थीवती थी। ठीक है। मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। वंश का अंत करके की गई थी। तो मगध में नंद वंश की स्थापना डैश वंश का अंत करके, अच्छा, तो मगध में नंद वंश की स्थापना करी गई थी। किस वंश का अंत करके? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का अंत हो गया था, फिर आ गया था नंद वंश। ठीक है, मैं आपको इनका क्रम भी लिखा दूंगा, टेंशन ना लें। डैश ने चाणक्य के सहयोग से की हत्या कर नंद वंश का अंत किया। और फिर नंद वंश का अंत किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर किसका शुरू की थी? मौर्य वंश की स्थापना करी थी दोस्तों। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए आया, है नी। तो हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात, पहला हकमनी साम्राज्य इसने ध्वस्त कर दिया, कब की बात है? 326 ईसा पूर्व की बातें हैं। बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए आया। 325 ईसा पूर्व लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सितंबर माह में वापिस पाटल से यूनान को प्रस्थान कर गया। कौन? सिकंदर, है नी। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। तो राजा पुरु थे, है नी, उनको पराजित किया। सिकंदर के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। तो उत्तर भारत पर किसका शासन था दोस्तों? नंद वंश का शासक था। और उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय हैं। कहां पर है दोस्तों? कौशाम्बी में। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध की भी और जैनियों की भी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहां पर है दोस्तों? कौशाम्बी में। नयानार कौन थे? तो नयानार शिव या शिव जी को या शिव धर्मानुयायी थे, जो शिव धर्म को मानते थे वो नयानार थे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितने दोस्तों? 9 है। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था वेशनगर का हेलियोडोरस। तो वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस, तो वेशनगर अभिलेख जिसने लिखा था जो था हेलियोडोरस, वो कहां का निवासी था दोस्तों? तो दोस्तों वो था तक्षशिला का निवासी। ठीक है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। क्या है दोस्तों? तो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक
एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों, यानी ग्रहण किया था, तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस प्रकार उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ ज्यादा डीपली चले गए तो है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए क्या हुआ दोस्तों, हाँ, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है दोस्तों, वराह। तो वराह रूप धारण करके तो पृथ्वी का उद्धार किया था, यानी विष्णु को। पुरी में रथयात्रा किसके सम्मान में निकल जाती है, भगवान जगन्नाथ पुरी, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखित प्रमाण हैं, तो राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखित प्रमाण कौन है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, कलिंग के चेंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, तो कलिंग के चेंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों, खारवेल था। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए गए थे, यह जानकारी भी खारवेल के दक्षिण के 3 राज्य चोल चेर पांडे को पराजित किया, इसकी जानकारी भी इससे मिलती है दोस्तों, इसी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं खारवेल के अभिलेख से। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाता है, अप्रो परशुराम के नाम जाना जाता है दोस्तों, तो महापद्मानंद अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या था इसका, उग्रसेन। पुराणों में क्या कहा गया है, सर्व छत्रांक या अप्रो परशुराम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये वंशों का क्रम है, जैसे कि सबसे पहले वंश था हर्यक वंश, फिर दोस्तों शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर सातवाहन वंश। तो हर्यक हसीन मासुकसा, आपने एक छोटी ट्रिक होती है, हसीन मासुकसा ऐसा हर्यक वंश, हसीन से ऐसा शिशुनाग वंश, नैसा नंद वंश, मासुक से मौर्य वंश और से सातवाहन वंश। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार आया था, बिंबिसार के दरबार में। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जीवक वेद जो थे, प्रसिद्ध जीवक वेद जो थे, वो किसके दरबार में आए थे दोस्तों, बिंबिसार के दरबार में आए थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। महाजनपद देख लीजिए, ये राजधानी देख लीजिए। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। कौशल की राजधानी क्या, साकेत या श्रावस्ती। उत्तरी पांचाल क्या, अहिछत्र। दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर दोस्तों, मत्स्य की राजधानी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, वर्तमान में बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। महाभारत पुराणों में चंपा का नाम मालिनी प्राप्त होता है, तो चंपा का नाम क्या प्राप्त होता है, मालिनी। महाभारत में ही अंग का जो शासक था कौन था, जो महाभारत में ही, हाँ महाभारत कौन था, दानवीर कर्ण है नी, कर्ण को ही जो बनाया गया था अंग का राजा बनाया गया था, यानी महाभारत में। महाभारत के आने पे नाम है ये लो, तो महाभारत में उसका नाम मालिनी क्या मिलता है दोस्तों, चंपा का नाम मालिनी। महाजनपद राजधानी है, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक या राजपुर है दोस्तों। अस्मक किसकी राजधानी है, पोतन या पोटलिपुत्र की राजधानी है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और कौशल साकेत तथा श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है, साकेत तथा श्रावस्ती। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं, तो दोस्तों 8। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से तो कितने कुल यूपी में ही है, तो 8 महाजनपद थे दोस्तों। कौन कौन से थे, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स और मल। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स, मल। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। पश्चिमोत्तर, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश यूपीएसआई के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर क्यों सफल रहा, तो इस बारे में पूछ रहा है। तो उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देश द्रोही शासकों से सहायता मिली थी। हाँ बिल्कुल, तीनों बात सही है दोस्तों। उस टाइम पे कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, क्योंकि नंद वंश का शासक था घनानंद, उसने बात मानी नहीं चाणक्य की। ठीक है, इसीलिए सिकंदर को
सफलता मिल गई थी, और एक थे राजा पुरु ने इसका सामना किया था, लेकिन आम्बिक, एक श्रीनगर के एक राज्य का शासक था आम्बिक ने भाई सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी बिना लड़े ही, ठीक है, और उसकी सहायता भी करी थी सिकंदर की, इसीलिए वो क्या रहा, सफल रहा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो सिकंदर ने झेलम के तट पर किया था पुरु या पोरस, राजा पोरस को पराजित किया था। झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था राज्य पोरस, है नी। तो मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं दोस्तों। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर, ये तो हो गया। हाँ देखो, मौर्य साम्राज्य 321 से 184 ईसा पूर्व, 321 से 184 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये तो आपको पता होगा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को डैश तथा डैश कहा गया है, तो विरसल और कुलहीन। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया बताइए, विरसल तथा कुलहीन, इसको कुलहीन कहा गया है नी। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित पुस्तक है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित पुस्तक कौन सी है दोस्तों। तो चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक किताब है दोस्तों, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स से इसकी कोई भी रिलेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। सॉरी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जैन और तमिल साक्ष्य भी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय इसने करी थी, ये भाई बताते हैं, पुष्टि करते हैं। डैश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, किस मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य में पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को डैश डैश ईसा पूर्व में परास्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था दोस्तों, सिकंदर का, है नी, सेनापति भी था, सेनापति कह सकते हैं। तो उसकी सेना को परास्त किसने किया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था, 305 ईसा पूर्व। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, और हेलेना से शादी करी थी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हेलेना से शादी भी की थी। अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे कहा गया है, तो देवानाम प्रिया या देवानाम पियादसी, तो देवानाम प्रिया देवानाम पियादसी इसको अशोक को कहा गया है, किसमें, अशोक के अभिलेख में, है नी। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है दोस्तों, अशोक वर्धन कहा गया पुराणों में। अशोक के अभिलेख में डैश नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, तो रज्जूक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो रज्जूक कौन होता था दोस्तों, एक तरह का प्रधान होता था, है नी, प्रधान सेनापति मान लीजिए। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवा को डैश की संज्ञा दी गई है, तो किसकी दी गई है, सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः किसके करवाया था, तो अशोक ने करवाया था सारनाथ का निर्माण। मौर्य युगीन स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो मौर्य युगीन स्तंभ जो है दोस्तों, मौर्य के जितने भी स्तंभ हैं ज्यादा चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं दोस्तों, किसमें, प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मलिपि में, प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं अशोक के अधिकांश अभिलेख। सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेखों की लिपि खरोष्टी लिपि है। तो यह है दोस्तों सहबाजगढ़ी और मानसेरा, सहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख है उनकी लिपि जो है दोस्तों खरोष्टी लिपि, एक बात ध्यान रखेंगे। सरेकुना अभिलेख द्विभाषी ग्रीक अरमाइक में है, तो किसमें है दोस्तों, ग्रीक अरमाइक में है। प्राचीन काल में खरोष्टी लिपि डैश से डैश लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अशोक के डैश शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, तो कौन से अशोक के अभिलेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना 13वें शिलालेख से चलता है कि हाँ कलिंग युद्ध कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। कलिंग युद्ध की घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। तो 261 में कलिंग युद्ध की घटना घटित हुई थी अशोक के, कब, अशोक के 8 साल शासन करने के बाद। अशोक के किस वृद्ध शिलालेख में सभी संप्रदाय के सार को वृद्धि होने की कामना की गई है, तो 12वें शिलालेख में। अशोक के किस वृद्ध शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है दोस्तों, तो 12वें शिलालेख में।
अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि निषिद्ध का वर्णन है? तो प्रथम शिलालेख में। तो अशोक के प्रथम शिलालेख में दोस्तों पशु बलि पर रोक है, ठीक है, निषिद्ध है। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य, जो धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, सातवाहन समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है कि इन्होंने धार्मिक आधार पर भूमिदान दी थी। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है मैगस्थनीज की इंडिका में। तो मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। कुल 6 समितियां थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य दोस्तों होते थे। अगर देखते हैं मैगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मैगस्थनीज ने कितने भागों में भारतीय समाज को विभाजित किया था दोस्तों? तो 7 भागों में विभाजित किया था। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कौन था? तो कृषि भूमि का अध्यक्ष। तो कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था दोस्तों कौन? सीता अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में अग्रोनोमई, मौर्य काल में अग्रोनोमई किसे कहा जाता था दोस्तों? तो जिले के अधिकारी को कहा जाता था मौर्य काल में अग्रोनोमई। तो आपसे पूछ सकता है कि जिले के अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? तो क्या कहा जाता था? अग्रोनोमई। ये बात ध्यान रखेंगे। मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष का क्या अर्थ होता दोस्तों? तो व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता। व्यवसाय और व्यापार पर जो कर वसूलता था उसे कहते थे दोस्तों शुल्काध्यक्ष। मौर्य काल में, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जिले के अधिकारी कौन थे? अग्रोनोमई कहा जाता था। शुल्क जो वसूलता था, टैक्स जो कलेक्ट करता था, उसको था शुल्काध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। खानों का नियंत्रण करता था तो खानों का नियंत्रण कौन करता था? आक्राध्यक्ष। कौन था दोस्तों? आक्रा अध्यक्ष करता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य डैश के द्वारा किया जाता था। तो मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित, जो राजस्व एकत्रित करता था, तो ये क्या था दोस्तों? एक मिनट। जो मौर्य काल में शुल्का अध्यक्ष का कार्य करता था, शुल्का अध्यक्ष शुल्क जो लेता था दोस्तों, व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। ठीक है, शुल्का अध्यक्ष कौन था? मतलब शुल्क जो लेता था, व्यापार और व्यवसाय कर वसूलता था। लेकिन देखो यहां पे दोस्तों क्या है, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व, जो राजस्व एकत्रित करता था, ठीक है, डैश के द्वारा किया, किसके? समाहर्ता। तो समाहर्ता के द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, समाहर्ता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। प्रसिद्ध तक्षशिला। भारत आए यात्रियों का कालक्रम, तो भारत सबसे पहले कौन आया था? मैगस्थनीज, फिर फाइयान, फिर ह्वेनसोंग और इत्सिंग। मैगस्थनीज, फाइयान, ह्वेनसोंग, इत्सिंग। मैगस्थनीज, फाइयान, ह्वेनसोंग, इत्सिंग, ध्यान रखेंगे। ठीक है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाण मिलता है कहां से? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाण मिलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिली है दोस्तों? कालसी। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है दोस्तों, कहां पे? कालसी में मिली है। टोलमी कह सकते हैं, टॉलेमी फिलाडेल्फस, टोलमी फिलाडेल्फिस तुर्मे, टोलमी फिलाडेल्फिस तुर्मे, जिसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे। कहां का शासक था दोस्तों? मिस्र का शासक था टोलमी फिलाडेल्फिस तुर्मे। एंटियोकस सेकंड थ्योरस, एंटियोकस सेकंड थ्योरस सीरिया का शासक था। ये पूछ सकता है दोस्तों, लेकिन आपसे ऐसा ही वगैरह पूछ सकता है, ऐसा ही, हाँ थोड़ा सा ऐसा ही पूछ सकता है, ऐसा ही से ऊपर ही पूछ सकता है। समझ में नहीं आया? क्योंकि थोड़ा सा डीपली है। हाल ये दिल्ली पुलिस में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा भाई, दिल्ली पुलिस वाले टेंशन ना ले। ठीक है। तो एंटियोकस सेकंड थ्योरस तो सीरिया का शासक था। तुर्मे या तुलमे, टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस, तो कहां का शासक था दोस्तों? मिस्र का शासक था। अंतकीनी या एनिकीनी, एंटियोगोनस गोनातास, कहां का था? मकदूनिया शासक था दोस्तों। और मंग, साइरिया का शासक था कौन? मग। और अली शकुंदर अलेक्जेंडर कहां का था? ये अपाइरस या एपीरस का शासक था। अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर, तो अपाइरस या अपीरस का शासक था। ठीक है दोस्तों। डैश स्रोत में उल्लेखित है प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो मैगस्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता दोस्तों नहीं थी, दास वगैरह नहीं रखते थे कोई भी लोग। ठीक है, एक सेकंड देख लूं जरा मैं।
एक सेकंड बेटा, ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों। तो प्राचीन भारत दास्तान नहीं थी, मेगास्थनीज की समाज को 7 भागों में बांटा था भैया इसने। दार्शनिक थे, कृषक थे, योद्धा थे, कारीगर थे, पशुपालक थे, निरीक्षक थे और मंत्री थे। इसने 7 पार्टों में बांटा। इंडिका का मूल लेखक था तो मेगास्थनीज। इंडिका का मूल लेखक कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज। मनुस्मृति में उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसका पत्नी मर गई हो विदुर पुनर्विवाह कर सकता था, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दोस्तों नहीं थी। किसमें है? मनुस्मृति में है। अन्य नाम क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त के सेंड्रोकोटस, बिंदुसार के अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त। ये आपको नाम पता होंगे, पूछ लेता है। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो जल संसाधन की ओर किसने ध्यान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था दोस्तों? 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था दोस्तों। मौर्योत्तर काल ईस्वी सन में, ये तो हो गया। उत्तरी पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था दोस्तों? इंडो ग्रीक हिंद यवनों ने चलाया था। किसका? सिक्कों का, स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के चलाए थे किसने? हिंद यवनों ने। नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने वाले श्रेय कुषाण शासक को जाता है। मतलब नियम के अनुसार और पूर्ण रूप से चलाए थे सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे दोस्तों। कुषाण शासकों को विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो कुषाण शासकों में किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों? तो विम कड़फिसेस ने सोने के सिक्के चलाए थे। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। तो कौन सा यूज करते हैं? ग्रिगोरियन बोलेंगे ना, हाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज हम करते हैं, जो हम यूज करते हैं फिलहाल के लिए अंग्रेजी कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, तो पहला महीना कौन सा होता है? चैत का होता है पहला महीना। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को कब अपनाया गया था? तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत को अपनाया गया था 78 ईसा पूर्व में। अशुभ घोष की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से दोस्तों? जो अशुभ घोष की प्रमुख रचनाएं हैं सोदरानंद बुद्ध चरितम और सारीपुत्र प्रकरण। तो सोदरानंद बुद्ध चरितम और सारीपुत्र प्रकरण। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य रचना की थी, तो ये तो पता ही है आप लोगों को, है नहीं। कुषाण शासक कनिष्क के काल में विकास हुआ किसका? गांधार शैली का और मथुरा शैली का। किसका दोस्तों? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। शुंग शासक का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया, है नहीं। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड।